गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह महावीर इंटर कॉलेज से। उम्मीद है कि जुलाई में स्कूल तो खुलेगा, पठन पाठन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जुलाई में एडमिशन्स वगैरह और जो कक्षा 11 के छात्र हैं करीब 14-15 हमारे और भी जो हैं अपना फीस जमा करने के लिए आएंगे, नए एडमिशन्स के लिए आएंगे और उम्मीद यही हम करते हैं। और सामान्य आधारित विषय में हम पर्यावरण शिक्षा में कक्षा 11 के भी कुछ टॉपिक ले रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम जब होता है तो 11-12 दोनों से मिला के 12 के लिए आता है। तो अगले साल अगर इम्तहान हुआ तो दोनों मिला के ही आएगा। तो 3 चैप्टर तो हमने इसको कवर किया है। चौथा चैप्टर जो है संसाधन और पर्यावरण का संसाधन और जनसंख्या विस्फोट में देखते हैं क्या है। तो आइए इसमें देखते हैं। पर्यावरण संसाधन का अर्थ मुख्य रूप से वही है कि जो भगवान ने हमें दिया है वही पर्यावरण का संसाधन है, जैसे जल, जंगल, ज़मीन, जलवायु, ये सारी चीज़ें। और जो मानव के हाथ का बनाया हुआ है तो मानव निर्मित है। तो दो प्रकार से आप इसका वर्गीकरण कर ले जाते हैं, एक प्रकार आपका प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। तो प्राकृतिक में आपका वही जल, जंगल, ज़मीन, जलवायु, मिट्टी, नदी, जलप्रपात, तालाब, महासागर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और मानव से जो निर्मित हैं तो वही ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं। और आपकी जनसंख्या आप खुद ही बढ़ा रहे हैं तो मानव से निर्मित ये चीज़ें हैं। मेन चीज़ भारत में पर्यावरण के संसाधन अगर देखा जाए तो उत्तम जलवायु है, खनिज संपदा है, भारत की मिट्टियाँ हैं, विशाल वन क्षेत्र है, पहाड़ है, समुद्र है, पशुधन आपके पास अच्छा है, ऊर्जा के स्रोत भी आपके पास आणविक हैं और जल शक्ति वाले भी हैं, और विशाल विस्तृत क्षेत्रफल है हमारा भारत का। और इसमें जब भी आप देखिए, इसमें एक चीज़ अक्सर पूछता है पर्यावरण और जनसंख्या के बीच संतुलन। जब भी संतुलन में 2-3 कंडीशन बनती हैं। एक अति जनसंख्या हो जाती है, जब आपका संसाधन कम रहता है और जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो यहाँ अनुपात कम हो जाता है। तो उसमें बड़ी स्थिति उस स्थिति को हम अति जनसंख्या या जनाधिक्य कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन। और इससे आपका प्रदूषण वगैरह भी फैलता है, भवन बनाने लगते हैं आप, वन काटने लगते हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, बेरोजगारी, बेकारी सब बढ़ जाती है। कार्यशील जनसंख्या पूछता है क्या है, तो 15 से 60 वर्ष के आयु के जो लोग होते हैं वो रोजगार करते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। तो इसे श्रम शक्ति जो है हमारे देश को मिलती है। तो ये भारत में करीब 33% जनसंख्या, 33 अब हो सकता है बड़ी हो, लेकिन ये 33% जो है जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है लगभग। और जर्मनी वगैरह में देखिए 72 है, अमेरिका में 70 है, रूस में करीब 66 है। ये पुरानी है किताब, 2001 का आंकड़ा है, लेकिन हमसे ये डबल हैं जस्ट कार्यशील जनसंख्या में। और जनसंख्या विस्फोट का मतलब वही है कि जब आप संसाधन कम हो जाएंगे और जनसंख्या आप तीव्र गति से बढ़ाएंगे तो उस समय जो है आपका आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो इससे जो है हम जनसंख्या विस्फोट करेंगे। और फिर आगे देखें हम तो इम्पोर्टेंट में कि जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, नो डाउट। इसमें आपको जो है खाने की समस्या हो जाएगी, भूमि की कमी हो जाएगी, बंटवारे में आपका भूमि भी जाएगी। और औद्योगिकरण, तकनीकी का विकास अगर होगा तो इससे जलवायु, भूमि, ध्वनि में प्रदूषण होगा। जनसंख्या वृद्धि से जीवन स्तर भी गिरेगा आपका, रहन सहन। इसके नियंत्रण के उपाय वही हैं, परिवार नियोजन, जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या संबंधी कानून, ये इनके उपाय हैं। और भारत के जैसे 2 या 3 बच्चे घर में अच्छे, और फिर उसके बाद आया हम 2 हमारे 2, फिर आया हम दोनों में से हमारा 1। तो इस तरह का नारा भी चला था। भारत की जनसंख्या संबंधी योजना नीति भी बनाई गई जो है सरकार द्वारा। जनसंख्या विस्फोट का कारण जो है भयंकर बीमारी बल्कि महामारियाँ फैलती थी। पहले तो गांव के गांव प्लेग वगैरह, मलेरिया, तपेदिक इस तबाह हो जाते थे। और इस मृत्यु दर अधिक बढ़ जाने से जनसंख्या में एकदम तीव्रता से वृद्धि नहीं हो पाती थी। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की जन्म और मृत्यु दर पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और हर 10 वर्ष में जन्म दर बढ़ जाने से, अगर हर 10 वर्ष में जन्म दर बढ़ गई तो जनसंख्या विस्फोट होता है। जैसे जापान में लोग 100 वर्ष तक ज़िंदा रहते हैं, तो वहाँ वो 100 वर्ष वाले काम तो करेंगे नहीं। तो इससे जो है अभी उनके यहाँ किया गया है कि आप लोग अब 2 बच्चे पैदा करिए। तो उन्होंने पहले रोक दिया था और वो 2 पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ मतलब मृत्यु दर बड़ी कम है। तो इसमें हमें सामंजस्य बना के चलना चाहिए, नहीं तो बेकारी की समस्या आ जाएगी।
और गरीबी की समस्या आएगी, कानून व्यवस्था भी गड़बड़ होगी, सांप्रदायिकता भी बढ़ जाएगी और इसका भोजन की भी कमी आएगी। भवन जो है आपका बनाने लगेंगे, आप वन काटने लगेंगे, कृषि योग्य ज़मीन पर आप जो है मकान बनाने लगेंगे। तमाम तरह की दिक्कतें आपको मनुष्य का पर्यावरण पर प्रभाव, मतलब प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, ज्ञान बुद्धि सब चीज़ दी हुई है, लेकिन मनुष्य की लालची प्रवृत्ति जो है उसको औद्योगिक विकास ये सब करने में मजबूर कर देती है। पैसा कमाने के चक्कर में आदमी जो है प्रकृति के ही चीज़ों को खाने लगता है, कीटनाशक डाल के भूमि को बंजर बनाने लगता है, वन काटने लगता है, गाँव से भागने लगता है। तो इससे शिक्षा की कमी हो जाती है और जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय वही हैं कि मनोरंजन के जो है आर्थिक विकास की दर को तीव्र किया जाए, बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, पर्यावरण नियोजन को अपनाया जाए। इस तरह से हम जो है इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी शार्ट में इसके अनुकूलतम जनसंख्या क्या है ये अक्सर पूछ लेता है। तो किसी निश्चित समय पर जनसंख्या का वह आकार जो साधनों के पूर्ण उपयोग, मतलब जनसंख्या उन साधनों का पूर्ण उपयोग करके अधिकतम उत्पादन दे, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। और अधिकतम प्रति व्यक्ति आय भी मिलती है इससे। अतिशय जनसंख्या मतलब वही जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, संसाधन कम रहेंगे। आप घर में देख लीजिए, एक कमाने वाला है 10 खाने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। कार्यशील जनसंख्या मैंने आपको बताया कि 15 से 60 वर्ष के लोग जो है रोजगार में आते हैं। कार्यशील जनसंख्या प्राय उन्हीं लोगों से है जो कि राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। जनसंख्या विस्फोट आप समझ ही रहे हैं। औद्योगिकरण का उद्योग लगाने का से आपको कारखाने से धुआं गैस निकलेगा, कचरा निकलेगा, बाढ़ आएगी, तमाम तरह की प्रॉब्लम आती हैं। भारत में बेकारी भी बढ़ेगी अगर इससे आप जनसंख्या, गरीबी में भी वृद्धि होगी। मैं पेज में इसको दे भी देता हूँ, आप पढ़ लेंगे। अम्लीय वर्षा क्या है, देखिए अक्सर पूछ देता है एसिड रेन क्या है। तो एसिड रेन मुख्य रूप से वही जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड पेड़ काटेंगे तो ऊपर जाके जमा होगी, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो चीज़ें और जो पेट्रोल से चलती हैं गाड़ी, डीजल से, इनका जो है ऊपर ओजोन परत जो है आपकी जो ऊपर पाई जाती है उसमें इस समय छेद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो गैसें हैं ये जाके ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और ये जब बरसात के बादल के रूप में जब बरसती हैं पानी के साथ तो वो एसिड का रूप ले लेती हैं। इससे जो है पौधे सूख जाते हैं, जल जीवन जंतु सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा इसे हम कहते हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या राष्ट्र के लिए बोझ कब बन जाती है, वही जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या कम हो जाएगी तो ये बोझ हो जाती है आपके ऊपर। दूसरा चैप्टर देखें, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। तो आप सीधे रूप से जान रहे हैं, और उद्योग लगाएंगे आप तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे और उत्पादन में वृद्धि की प्रयास करेंगे। तो वनों को काटेंगे आप, वन का खनन करेंगे, कोयला ज़मीन से निकालेंगे, पानी जो है जल का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और इससे वायु पर भी आपके जो है प्रभाव पड़ेगा। इससे वायु आपकी गड़बड़ होगी। नाइट्रोजन जो कि हमारा 72%, ऑक्सीजन 21% है, इसमें छेड़छाड़ होने लगेगी। मौसम पर भी प्रभाव होने लगेगा, अम्लीय वर्षा होने लगेगी और इससे आपका नुकसान होगा और मानव जीवन पर इसका प्रभाव। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस मतलब वही है कि जो औद्योगिकरण में ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि के वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक रूप से जो है निकलती हैं और इस गैसों में 40% की वृद्धि भी हो गई है। ग्रीन हाउस प्रभाव, इस गैस का योगदान करीब 60% से ज़्यादा है और ये ग्रीन हाउस जो है इसका ये औद्योगिकरण के कारण जो है हमारे मतलब जो हमारा कार्बन का ये टेम्परेचर वाला रेंज है, इन सब चीज़ें निकलती हैं तो इससे जो है ऊपर जाके ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देती हैं। तो इससे जो है हमारा टेम्परेचर भी प्रभावित होने लगता है और इसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और औद्योगिकरण पर ओजोन परत जो है आपकी जो है धीरे धीरे इसके अंदर पतली होती जा रही है और इसमें छेद भी हो रहा है। तो ये करीब ओजोन छिद्र में, ओजोन का छिद्र मतलब 1991 में देखा गया कि छेद जो है करीब छोटा था, वो 13 गुना अधिक बड़ा हो गया। तो ये ओजोन परत अगर आपकी हट जाएगी तो सूर्य की रोशनी सीधे आप पर पड़ेगी, तो जो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो आपको त्वचा का कैंसर बनने का कारण हो जाएंगी।
तो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से जो है हमारा पृथ्वी पर ऊष्मा मतलब टेम्परेचर बढ़ने को आप कहेंगे कि जो हमारे ऊष्मारोधी जो हमारे गैसें हैं हमारे अंदर, वो ऊष्मा को जो रोकती हैं वो रोक नहीं पाएंगी, तो वो पुनः धरातल पे वापस कर देंगी। तो वापस आएंगी तो वो आपके लिए औसत ताप में वृद्धि हो जाएगी। तो जब चारों तरफ वृद्धि होगी तो उसी को हम ताप वृद्धि को हम ग्रीन हाउस कहेंगे। और इसके लिए मुख्य रूप से कारक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस, ये आपका कारण है। मैं आपको पेज में भी दे देता हूँ इसको समझने के लिए। और इसके साथ ही इसमें इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं किया जाएगा, 2 चैप्टर इसमें आ जाएंगे। तो औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव, ये आप आसान से समझ रहे हैं कि जो है उद्योग से आपको धुआं वगैरह निकलेगा, मानव में रोग भी होगा। और वनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वन काटने पड़ेंगे आपको। और कीटनाशक का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आप जान ही रहे हैं कि खेत में ज़्यादा डाई यूरिया पोटाश से क्या दिक्कत आएगी आपको। और उसके बाद जलवायु पर आधारित फसल का विवरण दीजिए। तो खरीफ की फसल में आप जानते हैं चावल होता है, रबी में आप गेहूं बोते हैं और जायद में आप जो है आमतौर पर तरकारी वगैरह लगाते हैं। जल क्रांति से का क्या मतलब है, देखिए जगह जगह नहरें बना दी गई और जो है नदियां हैं, तो जब पानी बरसता है तो उनके अंदर से पानी ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होके जब आपके खेत में जाता है तो पेड़ पौधे सबको सड़ा देता है। इसी को हम जल क्रांति कहते हैं। तो इसके लिए वाटर लॉगिंग मतलब जल का रुकना खेत में, तो इसी को जला क्रांति कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, नहरों को साफ़ करते रहना चाहिए और रेत जमा ना हो, नदी में भी मिट्टी रेत जमा ना हो, इसको रोकना बचाना चाहिए, साफ सुफ करते रहना चाहिए। पर्यावरण अवक्रमण से आपका क्या होता है, तो पर्यावरण अवक्रमण का मतलब हुआ कि आप जो है संसाधन का दोहन कर रहे हैं। तो उन दोहन में पर्यावरण के तत्वों को जब आप क्षति पहुंचाएंगे, एक सीमा से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ही उसका जो है अतिक्रमण कहलाएगा। और इसके मुख्य रूप से कारक क्या हैं, तीव्र जनसंख्या, शहरीकरण बनाना, वनों का विनाश करना, कृषि भूमि का विस्तार जो है, ये सब कारण हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव मैंने आपको बताया ही कि चारों तरफ एक घेरा रहता है आपका, और इसमें वही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो बढ़ती हैं, बढ़ जाने से उष्मा में गर्म होती हैं, पृथ्वी से लौटती उष्मा को ये गैसें पुनः वापस कर देती हैं। तो इससे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का, तो इससे आपका प्रॉब्लम खड़ी होती है। और बचे 3 चैप्टर और आधुनिक कृषि पर प्रभाव, 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर। तो इसको हम लोग कल ले लेंगे, कुछ 2 वीडियो और लगेंगे, ये आपका पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा। तो इससे इतना आप सुन लेंगे तो आपको मुझे लगता है सुन भी लें, थोड़ा पढ़ भी लें। तो समान आधारित विषय 100 नंबर का पेपर होता है छात्रों, इसमें फेल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। पर्यावरण क्या चीज़ है, ग्रामीण विकास क्या है, उद्यमता का विकास क्या है। उद्यमता का विकास का मतलब आप अपने आप को कैसे स्वरोजगारी बनाएंगे, मतलब वो कार्यशील जनसंख्या जो कि राष्ट्रीय आय में आपका योगदान करे। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ। पढ़ लेने से बीए आपने पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, तो आप उसको छोटा मत मानिए कि हम एमए पढ़ लिए तो साहब हम ये काम कैसे करें, वो काम कैसे करें। एमबीए हमने कर लिया तो हम 20,000 की नौकरी कैसे करें। अरे साहब, एक मैंने तो ठेला मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये चैनल शुद्ध रूप से आपके लिए ही बनाया गया है। मैं लाइक सब्सक्राइब करा के और चैनल से पैसा कमाऊँ डॉलर में, मेरी कभी इच्छा नहीं रही, ना मैं करूँगा। तो आपके लिए मैं सीधे सीधे चैनल बनाया हूँ कि अपनी बात को मुक्त कंठ से मैं कह सकूँ। शिक्षा हमेशा वो होती है कि जो आपको व्यवहारिक ज्ञान देती है, उसे आप शिक्षा समझें। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। काम वो होता है जो आपको पेट भर दे, आपके परिवार का पेट भरे और आप एक सम्मान पूर्वक ढंग से रहें, वो आपका। वरना आज की डेट में जो एमबीए और इंजीनियरिंग की दशा है बहुत ही ख़राब है। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक तरह से शिक्षा को इन्होंने मतलब लोगों ने एक तरह से अपना बंधुआ मजदूर बना के रखा है, अगर मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैं जाता हूँ
और मैं चूँकि इंजीनियर हूँ इसलिए मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, देखता हूँ तो साफ साफ दिखाई देने लगता है। 6 7 8 का ज्ञान नहीं है लोगों के पास, पता नहीं कैसे एमबीए करके बैठे हैं और कहते हैं हमको 50,000 चाहिए। गांव में लोग बीएससी कर लिए हैं तो कह रहे हैं कि बस भैया हमको बड़ी नौकरी चाहिए। अरे कहाँ से मिल जाएगी, कंपटीशन तो आप 5 साल से निकाल नहीं पा रहे हो। और 2 4 सवाल उनसे अगर ठोस पूछ लीजिए 6 7 8 के, बुरा मत मानिएगा आप लोग, मैं अपनी जो 25 26 साल के अनुभव हैं मैं उनको शेयर कर रहा हूँ आपसे कि आपको 6 7 8 ही आपका मुख्य आधार है। आप जाके बैठ के जो कोचिंग खोले हुए हैं सब एसएससी वाली, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत, संख्या क्रम, मतलब वही टॉपिक आप पढ़ते हैं जो 6 7 8 में आपने ओवरलुक कर दिया, उसको पढ़ा नहीं। उसके साथ आपने सोचा अरे 6 7 8 क्या होता है, और उसी को जाके आप फिर एमबीए करने के बाद साल भर, मैं देखा हूँ लखनऊ में जो है इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने के बाद जाके लोग वहाँ बैठ के 6 7 8 का प्रतिशत और ये जो है लाभ हानि और अलजबरा पढ़ते हैं बैठ के। जो चीज़ अगर 6 7 8 9 10 में अगर पढ़ लिए होते तो वहाँ से प्रैक्टिस कराई जाती है कि 100 क्वेश्चन 5 मिनट में कैसे करिएगा। ये चल रहा है। तो जब जिसको बेसिक ज्ञान ही नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से आएगी। तो छात्रों, अगर मैं थोड़ा हार्ड बोल रहा हूँ तो वो आप ही के लिए बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई लाभ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल लाइक सब्सक्राइब वाला नहीं है। ये शुद्ध रूप से आपको सामान्य आधारित विषय है और इसके अंदर ये ज्ञान एकदम खुल के अध्यापक को देना चाहिए। मैं कोई उसमें चमचागिरी छात्र की ना करें और साफ साफ बता दें भाई कि तुम्हारी ये दिक्कत है डॉक्टर की तरह से, क्योंकि शिक्षक एक डॉक्टर का भी रूप होता है। तो वो साफ साफ बता दे कि आपको बुखार है, अगर आप इस तरह से आप रहोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भविष्य में आनी है। तो आप फिर वही कहेंगे कि नहीं साहब किसी तरह से क्लर्क हो जाएं, चपरासी हो जाएं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप अपने अगर नहीं हो पाए तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करिए, तो जाके आप काम पा सकते हैं। तो बढ़िया से पढ़िए 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 में व्यवसायिक शिक्षा तो एक बढ़िया साधन है जो आपको स्किल कर देगा, ज्ञान दे देगा, कैसे रोज़गार लगना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया छात्रों, हर वीडियो के पीछे मैं कितना कहूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपके पॉजिटिव रहूँ और आपके साथ रहूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पर्सनल मुझसे मिल भी सकता है, बात भी कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे क्लास में हैं या नहीं हैं। मेरे पास जितनी ताकत होगी मैं आपके पक्ष में लगाऊंगा और आपके लिए मैं काम करूंगा और कर ही रहा हूँ। 25 26 साल हो ही गए हैं। मेरे क्लास के जितने भी छात्र हैं वो बेरोजगार नहीं है कम से कम आज की डेट में, और मैं ज़्यादा छात्रों को लेता भी नहीं हूँ। वही अपने 15 छात्र रहें, 14-15 छात्रों को लेता हूँ एक क्लास में और उनको पूरी कोशिश करता हूँ कि वो पार हो जाएं। हो सकता है 2 4 उसमें नहीं भी हो पाते होंगे तो वो उनका व्यक्तिगत कारण होगा। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मेनी थैंक्स। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ करिएगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और पेज इसका मैं आपको आज जो पढ़ा है उसका पेज भी ग्रुप में डाल देता हूँ। मेनी थैंक्स अगेन।